अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 19 में आज हमने पढ़ना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले ये प्रिंसिपल किसने दिया? एक साइंटिस्ट था हाइजेनबर्ग। 1927 में हमें ये प्रिंसिपल मिला। अब ये प्रिंसिपल है क्या? इसने जो प्रिंसिपल दिया इसके नेम पे इसका नेम रख दिया गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी का मतलब है गैर यकीनी। गैर यकीनी मतलब कोई बात अगर आपको कंफर्म ना हो तो आप उसे कहते हो ये अनसर्टेन है, कंफर्म नहीं है। और अगर कंफर्म हो तो आप कहते हो ये सर्टेन है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब है गैर यकीनी। अब इस प्रिंसिपल को समझते हैं कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली है क्या। बेटे बोहर ने क्या कहा था? बोहर ने कहा था कि हम फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम का ही इलेक्ट्रॉन है। बोहर ने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिट में मूव करता है उस ऑर्बिट के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी मालूम कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोमेंटम p से ज़ाहिर करते हैं, ये किसके इक्वल है? m v के इक्वल होते हैं। बोहर ने क्या कहा? बोहर ने कहा कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो किसी ऑर्बिट में मूव करता है उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही सही हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और उसकी पोजीशन कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है, वो हम बिल्कुल आसानी के साथ वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन 1927 में हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? इसने कहा कि हाँ बिल्कुल हम पोजीशन और मोमेंटम ये एक्यूरेटली मेजर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम आप एक्यूरेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर आप एक ही वक्त में पोजीशन सही निकालोगे ना तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसे समझेंगे आगे हम। अगर आप मोमेंटम सही से निकालते हो तो पोजीशन चेंज हो जाएगी एक ही वक्त में। ये किसने कहा? हाइजेनबर्ग ने। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिस्कवरी एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम नॉट मेजर साइमल्टेनियसली कि एक्यूरेटली ये मेजर हो सकते हैं, सही सही मेजर हो सकते हैं दोनों। पोजीशन भी आप सही मेजर कर सकते हो, मोमेंटम भी मेजर कर सकते हो, लेकिन साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली मतलब एक ही वक्त में आप दोनों चीजें नहीं फाइंड आउट कर सकते। एक वक्त में आप एक चीज फाइंड आउट करोगे, फिर दूसरे वक्त आप दूसरी चीज फाइंड आउट करोगे। ये नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में आप सही पोजीशन भी निकाल लो और सही मोमेंटम भी निकाल लो। ये नहीं हो सकता। इसे आप क्या नेम देते हो? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। गैर यकीनी हो गई कि अगर आपने पोजीशन सही निकाल ली है एक ही वक्त में, उसी वक्त मोमेंटम सही नहीं आएगा, हो गई अनसर्टेनिटी। इसे हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग ने ना हमें एक रिलेशन दिया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू h ओवर 4 पाई। ये रिलेशन हमें किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने। अब अगर आप देखो डेल्टा एक्स इधर ही रहे, डेल्टा पी उधर जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जब ये इधर आगे डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा एक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? डेल्टा पी के। यानी कि डेल्टा एक्स इधर ही, डेल्टा पी इधर जाएगा तो ये डिवाइड होगा। और इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? जो 1 ओवर की फॉर्म में हो, दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। अब इस फार्मूले से आपको प्रूव होगा कि हाइजेनबर्ग ने जो बात की ना वो बिल्कुल सही है। बोहर ने क्या बात की थी
कि आप पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का सही सही फाइंड आउट कर सकते हो। हाइजेनबर्ग ने भी यही कहा कि हाँ बिल्कुल आप सही फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन एक ही वक्त में आप सही फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक वक्त में आप पोजीशन निकालोगे, फिर दूसरे टाइम आप मोमेंटम निकालोगे। ये नहीं हो सकता कि जब आपने पोजीशन निकाल ली उसी वक्त मोमेंटम निकालोगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये क्यों गलत होगा। देखो, ये रिलेशन दिया हमें हाइजेनबर्ग ने। यहां पे डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कि पोजीशन में गैर यकीनी, कि पोजीशन हमें कंफर्म नहीं है कौन सी है। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम में गैर यकीनी। अब दोनों क्या है? डेल्टा एक्स प्रोपोर्शनल है डेल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? कि अगर आपने एक फाइंड आउट कर लिया है ना, उसी वक्त दूसरा नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसके मुताबिक डेल्टा एक्स डेल्टा पी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर आप पोजीशन फाइंड आउट करते हो सही से, डेल्टा एक्स सही से फाइंड आउट करते हो, तो डेल्टा पी सही से फाइंड आउट नहीं कर सकते आप। इनवर्स का यही मतलब है ना कि एक चीज ज्यादा हो दूसरी कम हो। तो अगर डेल्टा एक्स ज्यादा हो रही है तो डेल्टा पी कम हो जाएगी, अगर डेल्टा पी ज्यादा हो रही है तो डेल्टा एक्स कम हो जाएगी। इसका मतलब एक ही वक्त में आप फिर दोनों एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर एक ज्यादा हो रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। माइक्रो छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह के लिए ये अप्लाई होता है। तो ये हो गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की या किसी भी माइक्रोस्कोपिक छोटे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक ही वक्त में सही से फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक वक्त में एक करोगे तो सही होगी, एक वक्त में आप पोजीशन निकालोगे सही होगी, एक वक्त में मोमेंटम निकालोगे सही होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि जब आपने पोजीशन निकाल ली है उसी वक्त मोमेंटम निकालोगे तो इसकी वैल्यू गलत आएगी। दिस इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसको हम समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट के जरिए। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव कर सकते हैं कि जो हमने बात की है कि अगर आप एक तरफ पोजीशन फाइंड आउट करते हो मोमेंटम सही नहीं होगा, मोमेंटम फाइंड आउट करते हो पोजीशन सही नहीं होगी। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्पटन्स इफेक्ट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कॉम्पटन्स इफेक्ट की मदद से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल बेटे देखो, हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? डेल्टा एक्स पोजीशन। डेल्टा एक्स क्या है? ये पोजीशन है। डेल्टा पी मोमेंटम। हम पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे मौजूद है। याद है पहले चैप्टर में एविडेंस ऑफ एटम में आप मैंने पढ़ा था कि जो एटम है वो लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो फिर यहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन चूंकि सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसका साइज तो एटम से भी छोटा होता है। तो फिर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं तो लाइट की मदद से हम इसको नहीं देख सकते, इसकी पोजीशन नहीं मेजर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, लार्ज वेवलेंथ। तो फिर एटम को आपने किससे देखा था? एक्सरे स्टडीज से, ठीक है। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन को हम किसकी मदद से देख सकेंगे? एक्सरे की मदद से। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो हम इसको कम वेवलेंथ वाले पार्टिकल से ही देख सकेंगे। हमने इसके ऊपर फॉल करवाई एक्सरे। कौन सी चीज? एक्सरे। एक्सरे की वेवलेंथ कम होती है, शॉर्टर वेवलेंथ।
अब एक्सरे की मदद से हम इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने एक्सरे इसके ऊपर फॉल करवाया तो इसकी पोजीशन हमें सर्टेन होगी, पोजीशन हम एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमने इसके ऊपर एक्सरे फॉल करवाया ना, तो इसकी वजह से हमें ये इलेक्ट्रॉन, इसकी पोजीशन कंफर्म हो जाएगी, हमें दिख जाएगा इलेक्ट्रॉन कहां पे है। एक चीज होगी सर्टेन, कौन सी चीज? पोजीशन। पोजीशन हमने फाइंड आउट कर ली एग्जैक्टली कि इसकी पोजीशन कहां है। अब जब हमने इसकी पोजीशन फाइंड आउट की है, कैसे? कि एक्सरे इसके साथ कोलाइड किया। जब एक्सरेज ने इसके साथ कोलाइड किया, एक्सरेज ने इसके साथ क्या किया? कोलाइड किया। तो एक्सरेज इन रेज की जो एनर्जी है कोलिजन के दरमियान, आपको पता है जब ये इसके साथ कोलाइड करेगी तो ये अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। मोमेंटम किसके इक्वल होता है? P इज इक्वल टू एम वी। तो जब एनर्जी ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जब वेलोसिटी चेंज हो गई, मोमेंटम चेंज हो गया। एक हमने बड़ी मुश्किल से पोजीशन इसकी फाइंड आउट की। जब हमने इसकी पोजीशन फाइंड आउट की तो इस एक्सरेज के टकराने की वजह से क्या हुआ? इसका जो मोमेंटम है वो अनसर्टेन हो गया, अनसर्टेन, वो गैर यकीनी हो गया। मतलब जब हमने ये वैल्यू सही निकाली, इसकी वैल्यू गलत होगी। क्यों? क्योंकि अब इस एक्सरेज की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, इसका मोमेंटम चेंज हो गया। इसी को तो अनसर्टेनिटी कहते हैं। यही तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि एक ही वक्त में आप पोजीशन या मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। कि जब आपने पोजीशन निकालने के लिए एक्सरे इसके ऊपर फॉल करवाई, पोजीशन निकाल ली सही से आपने, सर्टेन, बिल्कुल सही निकाल ली, लेकिन जब ये एक्सरेज इसके साथ कोलाइड हुई, इसका मोमेंटम चेंज हो गया। ये क्या हो गया? अनसर्टेन। तो यही तो कहा था हाइजेनबर्ग ने कि एक ही वक्त में आप पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर एक वक्त में पोजीशन सही निकालोगे तो मोमेंटम गलत हो जाएगा। हमने देखा पोजीशन सही निकाली, मोमेंटम गलत हो गया। और इसी तरह अगर आप मोमेंटम निकालते हो, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से क्या होता है? शॉर्टर वेवलेंथ इसके साथ कोलाइड करती थी, ठीक है, मोमेंटम चेंज हो जाता है। अगर हम लार्जर वेवलेंथ यूज करते हैं, लार्जर वेवलेंथ के लिए अभी हमने पढ़ा कि आप पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लार्जर वेवलेंथ अगर आप यूज करते हो ताकि मोमेंटम चेंज ना हो, मोमेंटम आप सही से फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन फिर आप पोजीशन नहीं निकाल सकते। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट्स। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को किसने एक्सप्लेन किया? कॉम्पटन ने एक्सप्लेन किया। ये हमारे पास हो गया कॉम्पटन इफेक्ट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। शॉर्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसे कहते हैं? देखो बेटे, जब बोहर एटॉमिक मॉडल जो है, बोहर एटॉमिक मॉडल, ये गलत प्रूव हुआ, इसमें कुछ खामियां नजर आई। बोहर एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा था कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसने कहा था? बोहर एटॉमिक मॉडल ने। लेकिन बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या हुआ? हमने पढ़ा कि हम पोजीशन और मोमेंटम ये सही से फाइंड आउट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की। एग्जैक्टली हम एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर इसमें ये कुछ खामियां नजर आई बोहर एटॉमिक मॉडल में। तो जब इन खामियों के ऊपर गौर किया गया, फिर हमें फाइंड आउट करना था कि फिर इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है। उसके लिए 3 साइंटिस्ट ने वर्क किया। फर्स्ट वन इज श्रोडिंगर, SCHORDINGER, श्रोडिंगर। दूसरा साइंटिस्ट था हाइजेनबर्ग, और तीसरा साइंटिस्ट था डायरैक।
ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिर वर्क किया कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन पाया कहां पे जाता है, कि अगर हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम नहीं फाइंड आउट कर सकते तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां पे पाया जाता है, ये वर्क किया इन 3 साइंटिस्ट ने। लेकिन जो सबसे वैल्यूएबल वर्क था वो किसका था, श्रोडिंगर का। श्रोडिंगर ने क्या कहा, सबसे वैल्यूएबल वर्क किसका था, श्रोडिंगर। इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगरचे ये बात सही है कि हम पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का एक ही वक्त में सही से फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसने कहा कि फिर हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस मेजर कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूक्लियस, ये शेल्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, ऑन दी चांस बेसिस आप बता सकते हो। श्रोडिंगर ने क्या कहा कि आप फाइंड आउट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस, कि अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं फाइंड आउट कर सकते लेकिन आप फिर ये तो फाइंड आउट कर सकते हो ना कि इस ऑर्बिट की, इस शेल की किस जगह पे इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का चांस है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब फिर श्रोडिंगर ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो श्रोडिंगर ने देखा कि हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा चांसेस कहां पे पाए जाते हैं, अगर ये रेडियस है तो इसने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के लिए वो 0.053 नैनोमीटर इतने फासले पर पाए जाते हैं न्यूक्लियस से। और इतना फासला किससे बनता है, पहले शेल का। न्यूक्लियस से इतना फासला कहां पे बनता है, पहले शेल तक बनता है। तो इसका मतलब फिर इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन के अंदर है तो वो दूसरे में नहीं हो सकता, तीसरे में नहीं हो सकता, ज्यादा चांस कहां पे है, पहले शेल में। ठीक है, तो ये ऑन दी चांस बेसिस कि श्रोडिंगर ने कहा कि अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम नहीं ना फाइंड आउट कर सकते लेकिन आप चांस तो दे सकते हो ना कि यहां पे पाए जाने का चांस सबसे ज्यादा है। तो किसी ऑर्बिट के अंदर वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 95% हो, उसे आप क्या कहते हो, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ स्पेस, वॉल्यूम ऑफ स्पेस in which there is 95% chance of finding electron is called orbital, श्रोडिंगर ने क्या कहा, ऑर्बिटल की शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन आ सकती है। श्रोडिंगर ने कहा कि वॉल्यूम ऑफ स्पेस, वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 95% हो, उस एरिया को आप क्या नेम देते हो, ऑर्बिटल का नेम देते हो। क्या नेम देते हो, ऑर्बिटल का नेम देते हो। वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम हो, 95% हो, उस एरिया को आप नेम देते हो ऑर्बिटल का। याद रखो, ऑर्बिटल को आपने ऑर्बिट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ऑर्बिटल और ऑर्बिट ये दो और चीजें हैं। ऑर्बिटल क्या है, वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 95% हो, मैक्सिमम। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। बोहर ने कहा था ना कि न्यूक्लियस के गिर्द एक खास रेडियस पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। ठीक है,
और यहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जिस जगह पे मैक्सिमम होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट और चीज है, ऑर्बिटल और चीज है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। एक छोटे सा शॉर्ट क्वेश्चन था कि हम ऑर्बिटल किसे कहते हैं। तो ऑर्बिटल वो जगह है, वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन, जिस तरह कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है, किस ऑर्बिट में है, किस शेल में है, किस सब शेल में है, सारा कुछ हमें कौन सी चीज बताती है? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर की एग्जांपल हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हमने किसी शख्स का एड्रेस बताना हो तो हम ये बताएंगे कि वो किस सिटी में रहता है, उस सिटी के आगे किस कॉलोनी में रहता है, किस स्ट्रीट में रहता है, किस ब्लॉक में रहता है, उसका हाउस नंबर बताएंगे, फिर उसका कंप्लीट एड्रेस होगा। तो यहां पे भी फिर सेम क्वांटम नंबर्स क्या हैं? जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दें इलेक्ट्रॉन के बारे में कि किस जगह पे है, किस एरिया में है, कहां पे है, किस सब शेल में है, उसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन। अब क्वांटम नंबर टोटल 4 तरह के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये टोटल 4 तरह के क्वांटम नंबर पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे, बाकी 3 जो है वो नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम n से शो करते हैं। तो जो आज हमने पढ़ना है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको शो करते हैं? इसको हम n से शो करते हैं। n ये हमें 2 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एक हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट शेल, एन हमें किसके बारे में बताता है? शेल के बारे में। और दूसरा एन हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट रेडियस। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? अबाउट रेडियस। एन की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होगी, जीरो नहीं होगी, 1 होगी, 2 होगी, पॉजिटिव इंटीजर में होगी, नेगेटिव में भी नहीं होगी, ना जीरो होगी, ना -1 ना -2। जीरो से आगे पॉजिटिव इंटीजर में होगी, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इन्फिनिटी तक चलेगी। ठीक है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली है क्या। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा, इसी तरह ये तीसरा शेल, ये चौथा, इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है। अब हमने ये बात करनी है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है बेटे, ये हमें 2 चीजों के बारे में बताता है। पहला शेल के बारे में। अब अगर n की वैल्यू हो 1, शेल क्या होते हैं? पहला शेल k, दूसरा m, तीसरा n, इसी तरह k, दूसरा शेल l शेल, तीसरा शेल m, चौथा n, इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा। अब n की वैल्यू हमें क्या बताएगी? हमें यह बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में पाया जाता है। अगर n की वैल्यू 1 हो तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन k शेल में पाया जाता है। अगर n की वैल्यू 1 हो तो इलेक्ट्रॉन कहां पे पाया जाएगा? k शेल में। n की वैल्यू 2 हो तो इलेक्ट्रॉन कहां पे पाया जाएगा? l शेल में। n की वैल्यू 3 हो, इलेक्ट्रॉन कहां पे पाया जाएगा? तीसरे शेल में। यानी कि जितना n का नंबर होगा उतने ही शेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अगर n का नंबर 4 हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में पाया जाएगा, n शेल में। 5 हो तो पांचवा शेल जो है, पांचवा ऑर्बिट जो है वो O। n की वैल्यू 6 हो, आगे सो ऑन ये चलता जाएगा। ठीक है। अब एक चीज हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने ये बताई कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में पाया जाएगा। ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 हो तो पहले शेल में, 2 हो तो दूसरे शेल में, 3 हो तो तीसरे शेल में। दूसरा हमें ये बताएगा n
कि जितनी n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, कि जितनी n की वैल्यू ज्यादा होगी रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जितनी n की वैल्यू ज्यादा r उतना ज्यादा, जितनी n की वैल्यू कम r उतना ही कम। देखो अगर n की वैल्यू 1 है तो ये k शेल में पाया जाएगा। अब n की वैल्यू बढ़ाते हैं, 2 करते हैं, कहां पे पाया जाएगा, l शेल में, रेडियस बढ़ गया। n की वैल्यू और बढ़ाते हैं, 3 करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा, रेडियस और बढ़ गया। इसका मतलब n की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो रेडियस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ हमें ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में पाया जाता है। ठीक है, तो अब अगर इन शेल्स में आपने इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं कितने, उसके लिए फॉर्मूला है 2n का, क्या फॉर्मूला है, 2n स्क्वायर। अगर आपने पहले शेल में कितने, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फाइंड आउट करना है, तो n की जगह पुट कर दो 1, आंसर आ जाएगा कितना, 2 1 स्क्वायर, 2 आंसर आ जाएगा। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। दूसरे के लिए फाइंड आउट करने हैं तो n की जगह पुट कर दो 2, इसका स्क्वायर कितने आ जाएंगे, 8। तीसरे शेल के लिए आपने फाइंड आउट करना है 2, n की जगह पुट कर दो 3, 18 आ जाएगा। इसी तरह किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो, 2n स्क्वायर। तो ये बेटे हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी।